हेलो साथी, नमस्कार। मैं रवि कुमार आज आप लोग के साथ सीटेट जुलाई 2019 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें, तो सोचे जो मैं अपना अनुभव कुछ आप लोग के साथ शेयर करूं। 7 जुलाई 2019 को एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरा 64 सही हो गया था, मैं क्वालिफाई कर गया था। तो मैंने सोचा जो आगामी जो होने वाला एग्ज़ाम है इसमें कुछ आप लोग को मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक सर मेरे जो साथी थे उन्होंने भी मुझे कहा था जो सर आप इस पे अपना कुछ ओपिनियन या वीडियो कुछ बना के डालिए यूट्यूब पे। तो मैंने बोला था ठीक है सर, हम देखेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। देखिए इसमें 5 सेक्शन होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आज हम लोग सिर्फ भाग 1 पे चर्चा करेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो सभी भाग से 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी भाग में, और ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग सिर्फ भाग 1 की चर्चा करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, उसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है तो मैंने तो इसमें टिक लगा दिया है, ठीक है ना। पहले ही बहुत उसी टाइम मैंने टिक लगा दिया था जब चेक कर रहा था। तो खैर उसके लेने के बाद फिर भी तो टिक लगाना ही था, फिर भी देख लेते हैं अपने लोग। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आगे और मैं वीडियो बनाऊँ कोई टॉपिक पे। पैडागोजी ये सबसे हार्ड कहा जाता है, ये भाग होते हैं, तो मुझे भी लगा था। तो मैं कोशिश करूँगा जो इसी टॉपिक पे मैं बुक से आप लोग की कुछ मदद करूँ, ठीक है ना। आप लोग कमेंट अवश्य करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार 2009 समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। ये पहले नंबर में ऑप्शन में है, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होते हैं? तो जिसमें सभी बच्चे, सभी वर्ग, इसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई भी मतलब सभी तरह के बच्चे इसमें शामिल होकर पढ़ सकते हैं। आप देखते होइएगा उस गवर्नमेंट स्कूल में एक स्पेशल सीढ़ी टाइप का जो प्लेन होते हैं वो भी बनाया था, क्योंकि उसमें विकलांग बच्चे भी आ सकते हैं। विकलांग के जगह पे उनके लिए एक अच्छा वर्ड है जो दिव्यांग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दिव्यांग, तो दिव्यांग टाइप के बच्चे भी इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए भी स्पेशल सीढ़ी बनाया जाता है जिससे वो सभी बच्चे के साथ मिलजुल के पढ़ सकें, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही, जो सभी टाइप के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक विशेष संस्कृतियों या समुदाय बच्चों को बढ़ावा दे। नहीं, ये गलत बात है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार की संस्कृतियों और समुदाय के बच्चे को एक साथ पढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य और हम सभी का लक्ष्य है, ठीक है ना। न कि विशेष संस्कृतियों और समुदाय के बच्चों को ही बढ़ावा दें, उन सभी को बढ़ावा दें, ठीक है ना। दूसरा, हम भी एक स्कूल में कार्यरत हैं टीचर के रूप में, आशा करते हैं आप भी होंगे, तो ये देखते ही होंगे ऐसा बात, ठीक है ना। दूसरा नंबर ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को अनदेखी करे। ना, गलत। सभी को एक लेकर चले, ना कि उनकी विभिन्नता को अनदेखी करें, ठीक है ना। उनका सभी का संयोजन करें। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। यही होगा सही आपका आंसर। ये सभी शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? तो वह किसी बच्चे के लिए वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व देती हो, ठीक है ना। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना का अधिगम करे। नहीं,
यहाँ पे ये शिक्षक को करना है, ठीक ना। नंबर 3 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो कब सीखते हैं? जब ऑप्शन देखते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। नहीं, याद नहीं करना है, उनको समझना, ये ऑप्शन नहीं होंगे। नंबर 2 देखते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें। सिर्फ नहीं, नकल करने से ही बच्चे को अधिगम की जानकारी नहीं होगा। नंबर 3 देखते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हो। हाँ, ये ऑप्शन सही है। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब बच्चे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, मनोरंजन, कोई भी चीज़, गीत संगीत, कुछ भी हो, सभी में वो सक्रिय रूप से भाग ले और सभी काम करें। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। 4 तो नहीं होगा, तब पर पढ़ लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, नंबर 3 इसका आंसर होगा। 5 देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, देखिए इसका ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत, हतोत्साहित नहीं। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। पूछने से रोकना चाहिए। बिल्कुल गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो और क्वेश्चन जिज्ञासु बने, और क्वेश्चन करे, उनको अधिगम होने में, उन्हें माने सीखने में उसे और मज़ा आए। ठीक ना। क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे नहीं को देखिएगा। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में नहीं को छोड़ देते हैं। प्रक्रिया है तो यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़िए, नहीं को भी पढ़ना है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन ठीक से अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो देखिए कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। देखिए नहीं है तो ये तो होता है, नहीं रहता तो ये आंसर सही होता। अधिगम घटित होता है, नहीं प्रक्रिया लगा, नहीं, इसलिए ये होगा। माने यदि नहीं लगा रहता तब, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसमें कंठस्थीकरण और स्मरण, जो जिसको रट्टुमल बोलते हैं, रटना, कंठस्थ करना, बार बार रटना, वो नहीं होना चाहिए। वो अधिगम की सार्थक प्रक्रिया नहीं है, सीखने की सार्थक प्रक्रिया नहीं। रटना पर निर्देश एवं संचालन है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बार बार अभ्यास करना चाहिए, लिखना चाहिए, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, जो एक दूसरे से मदद करना चाहिए, पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ये सब होता है प्रक्रिया का, अधिगम सीखने का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषता का सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर 1 होगा। इसमें 1 का डी है, 2 का ए है, 3 का बी है, 4 का सी है। देख लेते हैं। इसमें एक प्रभावशाली का है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है प्रभावशाली में। ठीक है। दूसरा में अधिगम असक्ता मतलब कि सीखना, अधिगम मतलब सीखना होता है, सीखने की असक्ता, यानी कि वो धारा प्रवाह, यदि सीखा नहीं है तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगा, वो धारा प्रवाह पढ़ नहीं सकता है। ठीक है ना। सृजनात्मक, देखिए इसका होगा बी, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, जो वह कहाँ से उत्सर्जन, कहाँ से उसको माने उत्पादन कर सके। अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो इसका हो जाएगा सी, आसानी से विचलित होने की आदत, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बच्चों की गलतियाँ, तो बच्चों की गलती के बारे में जानते हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए? नहीं, उनको बार बार अभ्यास करके तुरंत सुधार देनी चाहिए? नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते कौन सा सही होगा। अधिगम का एक भाग है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम मतलब सीखना, सीखने का एक भाग है। यदि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, तथा उनके विचारों की अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है ना। अधिगम का भाग है बच्चों की गलतियाँ। अधिगम गलती करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। नंबर 3 ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है? नहीं, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यह
प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितनी लापरवाह है। नहीं, बच्चे गलती करती हैं, वो सीखने के क्रम में ये एक प्रक्रिया होती है अधिगम सीखने की, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मूल्यांकन को, तो मूल्यांकन ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, देखिए अधिगम सीखने की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन, ठीक है ना, न कि केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ठीक है ना, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण से के अनुसार अधिगम डैश है। तो अधिगम क्या संरचनात्मक दृष्टिकोण से, देखिए एक ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, न कि एक निष्क्रिय अव्यतिपरक प्रक्रिया है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। यह एक क्या है, अधिगम संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। सीखने के लिए जब किसी भी शिक्षक को बच्चे के बारे में यह बताते हैं, जो बच्चे तुम यह कर पाओगे, तो बच्चे में और उत्साहित होते हैं, मन में उसके और जिज्ञासा होता है, जो नहीं हम कर पाएंगे, और वो उत्सुकता के साथ वो काम को करता है। तो बच्चे के लिए बच्चों को कभी भी यह नहीं कहना चाहिए एक शिक्षक के रूप में जो तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, ये कहना चाहिए कि बच्चे तुम ही कर सकते हो, तुमसे हो पाएगा, एक बार कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक ना। उनके उत्साह को भंग नहीं करना चाहिए, उन पर दबाव में नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रभावित नहीं होने, ये सब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। तो पाठ्यपुस्तक से, ऑप्शन में 1 पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रश्नों को उत्तर के अभ्यास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, नहीं, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण पर बल देके, कंठस्थीकरण बिल्कुल ही नहीं होगा। समझ लीजिए किसी भी क्वेश्चन में देखें ना कंठस्थीकरण, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि रट्टुमल अधिगम की प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं है, समझे ना। रट्टुमल किसी बच्चे को नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने में बहु विकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है ना, उन्हें समाधान करने में सक्षम बनाना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल और प्रयास शामिल है। तो देखिए वह विधि कौन सी है जिसमें विद्यार्थी की स्वपहल और प्रयास शामिल है, तो वह है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। जो अधिगमकर्ता कौन हो, जो सीख रहा है वो, तो विद्यार्थी जब स्वयं सीख रहा है तो इसीलिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। देखिए पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो यह नहीं है, कौन सा पर्याप्त अच्छे नहीं है, तो देखिए संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, इस सिद्धांत के अंतर्गत है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 15 में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण, देखिए पहला बात तो समाज जो बनता है, तो आप लोग देखिए परिवार से ही, कई परिवार मिलके ही समाज का निर्माण करते हैं, तो इसका प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम में जो किसी बच्चे को हम लोग सामाजिकरण के लिए बनाते हैं तो परिवार से ही वो सीखता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, परिवार होगा, तब वो विद्यालय में सीखता है अन्य बातें, लेकिन सबसे पहले वो परिवार में ही सीखता है, प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम उसका आंसर होगा परिवार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जीन पियाजे, ये जीन पियाजे
जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो इसमें से जीन पियाजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बड़ों से बेहतर होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बच्चों की सोच जो होती है सो वयस्कों से बेहतर होती है, लेकिन किस रूप में? तो देखिए, किस रूप में? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, मन अलग होती है। बेहतर होती है मतलब ये नहीं होगा, मतलब अलग होती है बच्चों की सोच, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा ऑप्शन एक। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, मात्रात्मक रूप से नहीं, बच्चों की सोच ऑप्शन नंबर 3 गुणात्मक रूप से बड़ों से भिन्न होती है, अलग होती है। किस रूप से? तो गुणात्मक रूप से। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा जीन पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जेंडर। तो जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है? नहीं, एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? तो देखिए, विकास के व्यापक आयाम को सही पहचान कौन कौन करता है? देखिए, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक और शारीरिक। तो ये सब ऑप्शन देखिए, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सब दिखाई दे ना जिसमें, तो वही आंसर है आपका शारीरिक। ये ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में देखते हैं, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। देखिए, बुद्धि तो अस्थायी परिवर्तन तो बिल्कुल ही नहीं है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि बुद्धि बचपन से, जन्म से ही बुद्धि माने उनका बुद्धि विकास होना चालू होता है, वृद्धि होता है, समझे ना। बुद्धि में वो धीरे जितना बड़ा होगा उतना वो बुद्धि पाता जाता है, समझे ना। तो ये बुद्धि अस्थायी नहीं होता, बुद्धि परिवर्तन होता है, समझे ना। अस्थायी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन ही होता है, वो होता रहता है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है? नहीं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक नहीं है जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो माता पिता से नहीं होते, वो सामाजिक में सीखते हैं, वो हमारे आसपास पर्यावरण में सीखते हैं। बुद्धि एक बहुआयामी है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न जानने वाली कई योग्यताएं शामिल है, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या कर रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बिल्कुल गलत। तो निष्क्रिय तो बिल्कुल ही नहीं, प्रगति मतलब हुआ आगे बढ़ना, तो यानी कब? निष्क्रिय जब सोया रहेगा तब आगे बढ़ेगा, बिल्कुल ही नहीं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, जब वो सक्रिय रहेगा, ठीक है ना, तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है, समझे ना जो, ठीक है। लेव 21 नंबर क्वेश्चन, लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम। तो अधिगम क्या है? लेव वायगोत्स्की के अनुसार तो यह एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बिल्कुल गलत। यह एक अधिगम सीखने की जो होता है सो अकेले आदमी से कभी नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना। यह निष्क्रिय गतिविधि है, बिल्कुल गलत। यह अनुबंधित गतिविधि, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4, यह एक सामाजिक गतिविधि है, हम लोग अपने आसपास समाज पर्यावरण में सीखते हैं अधिगम, ठीक है ना। लेव वायगोत्स्की के अनुसार यह कथन है, ठीक ना। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये बिल्कुल गलत। विलंबित अनुकरण, बिल्कुल गलत। विचारों को अनुत्कर्मण्यता, ये ऑप्शन सही है, विचारों की अनुत्कर्मण्यता। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो बच्चों और उनके सीखने की जो प्रक्रिया है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो बच्चों को सीखने के लिए अभी प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है, बिल्कुल गलत। अनुवांशिक कभी नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, और अनुवांशिक से ये अधिगम प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित और सीमित करती है, बिल्कुल गलत।
बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना चाहिए? बिल्कुल गलत। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। ये संदर्भ सही है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, ठीक है ना। ये ऑप्शन इनका सही होगा 4 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक सीमित है। तो डैश से डैश तक सीमित है, तो इसका आंसर होगा अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास और परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण के पहल करती है को क्या कहते हैं? तो वह अवधि जब ये लोग बड़ा होता है, माने बच्चे से जब बड़ा होता है, तो मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा, पूर्व क्रियात्मक अवधि नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं होगा, कि बाल्यावस्था की समाप्ति। यह ऑप्शन में 4 होगा, किशोरा अवस्था, ठीक है ना। कौन सा अवस्था? किशोरा अवस्था। जीन क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे पहले भी चर्चा हो चुका था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मौखिक संवाद को जो बच्चों अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो मौखिक बच्चा, कोई बच्चे अपने आप देखते होंगे बातें करते रहते हैं, कुछ गीत गाते रहते हैं, कोई खेलते रहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है ना। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। ये आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये सब लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित, तो लिंग के साथ जब ये तो जेंडर रूढ़िवादिता होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो अनुभव जो अपने साथ लाती है उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी जो अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें कक्षा में शामिल कर संचय करना चाहिए, ठीक है ना, न कि उनका अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट आज के लिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, अब क्या तर्क प्रस्तुत उसको देख लेते हैं। हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी जान बचाने के लिए जरूरी है। हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसा जब बच्चा सोचता है तो कुल वर्ग के अनुसार वह बच्चों के नैतिक शिक्षा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो वह दंड और आज्ञा पालक अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका, दंड और अभिज्ञान, क्योंकि बच्चा में वह दंड देखते हैं, पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, उसको डर है जो दंड का, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? दंड और अवज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये आपको पेडागोजी का आपका पसंद आएगा 30 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया और आगे चाहते हैं वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें जो और चाहिए वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।